नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने गोल्डन चैप्टर शुरू कर दिया भारत का। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं भारत के अंदर। एंड मैं पहले बोला आपको, जियो पॉलिटिक्स को अगर आपको समझना है तो आपको पैसे को फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज़ फॉलो द मनी। लेकिन अब तो गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई है। मनी ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन भारत। तभी बोल रहा हूँ, एक गोल्डन एज होनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि पैसे को पता है कि कहाँ पर उसका फ्यूचर सेफ है। एक स्टैम्पीड है, अफरा तफरी है पूरी दुनिया में, ग्लोबली, एंड दे आर ऑल हेडिंग टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज़ भारत। क्यों बोल रहा हूँ? दुनिया के बिगेस्ट बैंक्स जो हैं उनके अंदर रेस शुरू हो गई है, कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, फाइटिंग हो रही है, रशिंग टू गेट अ पीस ऑफ इंडियन ड्रीम। हम कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे। आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। 8 बिलियन डॉलर ऑलरेडी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इस साल 2025 में आ चुका है। अगर 2024 में देखेंगे 2 बिलियन डॉलर आया था हमारे बैंकिंग सेक्टर में, और इस बार 2 से 8 आया है। अगली बार फ्लड आने वाला है। दुबई के लार्जेस्ट लेंडर्स, जापान के लार्जेस्ट बैंकर्स, अमेरिका के जो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर लाइनिंग अप। क्वेश्चन है वाई एंड वाई नाउ। ये दोनों का आंसर देता हूं और एंड में बताऊंगा आपको कि आपको इसका फायदा क्यों होने वाला है। मोदी जी ने ये काम किया क्यों? आप में से कई सेकुलर हिंदू और बोलेंगे, ओ जी सुमित जी अपने बैंक बेच दिए, मोदी जी बैंक बेच रहे हैं, मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं। उसका भी आंसर दूंगा। सेकुलर हिंदुओं को समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज हो सकता है थोड़ी सी उनको अकल आ जाए। अब आते हैं कि हो क्या रहा है। पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहले होता क्या था और अब क्यों क्या हो रहा है, और जो फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारे बैंक के अंदर आ क्यों रहे हैं, जो कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। पहली बात, रीज़न ये है, पहले हमारे जो बैंकों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी, हमने सारे दरवाजे बंद करे हुए थे। जब फॉरेन का कोई इन्वेस्टर आता था यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, हम उसे कोई ना कोई अपने यहाँ कोऑपरेटिव बैंक, कोई बैंक जो डूब रहा है, जो जिसको हम डिस्ट्रेस बैंक बोलते थे, वो बोलते थे यार तुमने इन्वेस्ट करना है यहाँ कर लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना है, नहीं 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 ये हम करने नहीं देंगे। यानी कि दे वर बाइंग ट्रबल। दैट इज़ वाई वो थोड़े बहुत पैसे देते थे और अपना कंट्रोल हमारे कंट्री में करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज सब कुछ चेंज हो गया है। अब मैं ये जो कैपिटल आती है बाहर से, उसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। लेकिन वेंचर कैपिटल नहीं, ये वल्चर कैपिटल थे। उनको मालूम था कि कांग्रेस को बोलकर पहले बैंक को दिखा दिया कि ये मरा हुआ बैंक है, उसके बाद बाहर से पैसे लिए और उसके अंदर मरे हुए बैंक में, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी कम होती है, तो वल्चर की तरह उसके अंदर आके बैठते थे। इमीडिएटली वो बैंक प्रॉफिटेबल होना शुरू होता था। अब ये वल्चर कैपिटल वाला काम नहीं, अब ये कॉन्फिडेंस कैपिटल है। जब दुनिया के वर्ल्ड के लार्जेस्ट, स्मार्टेस्ट, रिचेस्ट इंस्टीट्यूशंस भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ग्लोबल कॉन्फिडेंस जो है वो भारत की इकोनॉमी के ऊपर शुरू हो गया है। ये वैलिडेशन है कि हमारी लीडरशिप जो काम कर रही है वो सही है। ये वैलिडेशन एक और चीज़ की है कि आरबीआई ने बड़ी ब्यूटीफुली हमारी इकोनॉमी को हैंडल किया है, और ये वैलिडेशन आपके हार्डवर्क की भी है, क्योंकि नया चैप्टर भारत में शुरू हो रहा है। पहले शुरू करते हैं, सीतारमण जी ने क्या किया। उन्होंने एक विजन दिया कि भारत को बैंक नहीं चाहिए, अब बड़े बैंक चाहिए। यानी कि वी वांट टू मेक वर्ल्ड लेवल बैंक्स। स्मॉल बैंक अब हमें नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड क्लास चैंपियन बैंक्स की ज़रूरत है। ये सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बोला। अब हमारे पास बैंक तो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, स्ट्रांग भी हैं, रिच भी हैं, तो फिर अब ये इसको ओपन करने की ज़रूरत क्या थी? उसका रीज़न है, हमारा एम्बिशन है कि हम जल्दी से 5 ट्रिलियन और उसके बाद 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाए अगले 2-3 सालों में। उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, आपको बैंक स्ट्रांग, बड़े और वर्ल्ड क्लास लेवल के चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया कि जो एक कैप था ओनरशिप का कि 15% से ज़्यादा आप किसी बैंक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टोरी है, गवर्नमेंट ने अब रिवाइज कर दिया। क्या कर दिया? मैसिव रिफॉर्म। इन्होंने प्लान कर दिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर 15-20% की बजाय 49% तक आप लेके आ सकते हैं। लेट मी रिपीट दैट, फॉरेनर्स कैन नाउ इन्वेस्ट इन स्टेट ओन्ड बैंक्स। स्टेट ओन्ड है, जहाँ पे 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक रहेगा, 49% फॉरेनर का रहेगा। यानी कि मालकियत हमारे पास है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब वो हमारे सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सेक्टर में वो आ सकती हैं। ये रेवोल्यूशनरी सिग्नल है।
अब आप बोलेंगे यार लेकिन इससे तो हमारे बैंक बिक गए। नहीं, बैंक बिका नहीं है। और अगर आपने ये हरकत करी है, इसका मतलब है कि आपको मालूम है कि आपकी कंट्री के बैंकों में आपका कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारी इकॉनमी ठीक चल रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंड करना शुरू कर दिया, अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया वर्ल्ड की स्टेज के ऊपर कि आइए मिलकर भारत को विकसित बनाते हैं, कि इंडिया इज ओपन, इंडिया इज स्ट्रांग, इंडियन बैंकिंग इज स्ट्रांग एंड वी आर रेडी फॉर फर्दर ग्रोथ। और पूरे दुनिया को ये मैसेज पहुंचा भी है और उन्होंने देखा भी है। अब देखते हैं अदर साइड। ये तो पता लग गया कि हम क्या चाहते हैं, फॉरेन बैंक्स क्या चाहते हैं और वो इतना डेस्परेट क्यों हैं भारत के अंदर आने के लिए। मैंने पहले दो नाम लिए थे, एक यूएई, दूसरा जापान। पहले जापान के ऊपर आते हैं। जापान के जो बैंक्स हैं, मित्सुबिशी है, सुमितोमो है, ये वो बैंक्स हैं जो बहुत ही मैच्योर इकोनॉमी के अंदर उन्होंने काम किया है। लेकिन जापान की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेन के रिजर्व्स हैं, जिसके ऊपर इनकम ज़ीरो है। रादर जापान के अंदर तो जो इंटरेस्ट रेट है वो माइनस में है। अब वहाँ पर वो पैसे लूज़ कर रहे हैं हर सिंगल डे। उनको भी ग्रोथ का कोई मार्केट चाहिए, इसलिए भारत दिखता है। अब मिडिल ईस्ट के ऊपर आते हैं। दुबई का जो एमिरेट्स का एनबीडी बैंक है, उनके पास कैपिटल की कमी नहीं है, लेकिन उनको कैपिटल कहीं इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पे उनको हाई ग्रोथ मिल सके, स्टेबल मार्केट मिल सके, तो कहाँ जाएंगे। यूरोप में गए तो मार्क वहाँ पर स्टैग्नेशन है, चाइना में रिस्क बहुत ज़्यादा है, अमेरिकन मार्केट इतनी ज़्यादा मैच्योर है कि वो पैसे बना नहीं सकते। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको भारत आना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में एक तो दिखता है उनको कि इकॉनमी हमारी 8% पे राइज कर रही है, यंग एम्बिशियस पॉपुलेशन है, स्टेबल गवर्नमेंट है जो बोल्ड रिफॉर्म्स करने में माहिर है। इसलिए उन्होंने भारत के बैंकिंग सेक्टर के अंदर उन्होंने आने की अब अपनी वो दिखाई है, एक इंडिकेशन दिया है, रीज़न। क्योंकि पहले मोदी जी ने काम किया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो एनपीए थे, बैड लोन्स थे, उसको पहले ख़त्म किया, बैलेंस शीट्स को सफाई किया पिछले 5-10 सालों में। अब जब बैलेंस शीट्स पूरी क्लीन हो चुकी हैं, हमारे एनपीए के लेवल्स लेस देन 1% आ गए हैं, उसके बाद हमने अपने आप को पिच करना शुरू किया कि अब हायर वैल्यूएशन पे पैसा आएगा। क्यों? हमने जो ट्विन बैलेंस शीट की सिस्टम था, प्रॉब्लम्स थी, उसको सफाई किया है। आपको याद होगा कि आरबीआई का एक हार्वर्ड का या कहीं का पढ़ा हुआ रघु रमन आया था, उसने बोला था जो हम बैड लोन्स को ख़त्म कर रहे हैं ना, इससे हमारे बैंक बंद हो जाएंगे। उल्टा हुआ, हमारे बैंक्स और ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, प्रॉफिटेबल हो गए हैं, और हम रेडी भी हैं लैंड करने के लिए एंड रेडी हैं फॉरेन के हायर इवैल्यूएशन पे पैसा लेके आने के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा चीज़ को, हमने बैंकों को बेचा नहीं है, हमने बैंकों को और स्ट्रॉन्ग करने का एक मुहिम बनाई है। अब जब बाहर के लोग आएंगे, दे विल नॉट ओनली इन्वेस्ट इन इंडिया। एंड वाई दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया? बिकॉज दे नीड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उनकी मजबूरी है। एंड वी आर द सोल्यूशन फॉर देयर ग्रोथ प्रॉब्लम ऑल्सो। इससे होगा क्या? एक बार्गेन है। बार्गेन ये है कि वो आएंगे पैसा लेकर। अब आप बोलेंगे यार वो तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते थे, लेकिन स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम क्या है, हमारी इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है इट इज़ टू एक्सपेंसिव। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, इट इज़ स्टिल अवेलेबल एट एन एट्रैक्टिव प्राइस, जिसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो बैंक्स आ रहे बाहर से, आपको लगेगा सर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये 1-2 साल के लिए आती है, पैसे बना के ये चले जाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में नहीं आने दिया, बैंक में इक्विटी खरीद रहे हैं। और जो बैंक में इक्विटी लगाता है वो 1-2-5 साल के लिए नहीं लगाता, उसकी विजन होती है 50 साल के लिए, 100 साल के लिए। यानी कि दे आर बैटिंग ऑन एंटायर फ्यूचर ऑफ भारत। एंड कौन कौन आ रहा है? मैंने पहले बोला आपको, बिगेस्ट नेम्स, एमिरेट्स एनबीडी दुबई से, दे आर एक्वायरिंग 60% इन आरबीएल बैंक। $3 बिलियन इन्वेस्ट किया उन्होंने। $3 बिलियन का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए। ये लैंडमार्क डील थी, और इंस्टेंटली जो आरबीएल का जो नेटवर्थ था वो 3 गुना बढ़ गया। यानी कि एक कैश बफर जो आप ज़्यादा अपनी ग्रोथ के लिए, लैंडिंग के लिए और बाकी बैंक्स के साथ compete करने के लिए आप लगा सकते हैं। दूसरा बैंक लूँगा, बड़ा हैरानी करेगी आपको, येस बैंक। येस बैंक वो बैंक था जो बिल्कुल कोलैप्स होने वाला था। आपको याद होगा कि क्या कुछ हुआ था, और ये बैंक को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बीच में एंटर करना पड़ा और हमने उसको सेव किया। आज जापान का सुमितोमो बैंक जो फाइनेंशियल ग्रुप है, वो बिगेस्ट शेयर होल्डर वो बनता जा रहा है येस बैंक के अंदर। 2 बिलियन, 1.7 या $2 बिलियन हो येस बैंक को वो दे रहा है।
ये अल्टीमेट स्टोरी है कि अब एक मरा हुआ बैंक जिसको गवर्नमेंट ने जिंदा करने के बाद सर्वाइव करवाया है, आज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आकर हमारे ट्रस्ट दिखा रही हैं कि येस वी ट्रस्ट इन योर बैंकिंग सिस्टम। और जापान है, जापान की जो गवर्नमेंट है या उनके बैंक्स हैं, दे आर द मोस्ट कंजर्वेटिव बैंकर्स इन द वर्ल्ड। और अगर वो हमारे ट्रस्ट हमारे ऊपर कर रहे हैं, वो भी किस में, एक बड़े हुए बैंक को, यानी कि उनको हमारे ग्रोथ स्टोरी में उनको विश्वास है। इंडियन बैंक जिसको हमने सेव किया था, आज वो भारत की नए फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक पावर हाउस बनने वाला है विद द हेल्प ऑफ जापानीज। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जो जापान के दूसरे जायंट्स हैं, मित्सुबिशी है, दे आर ऑल्सो इन एडवांस टॉक्स। एक श्रीराम फाइनेंस करके कंपनी है, NBFC है, शेडो बैंक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कंपनी क्यों लैंडमार्क है? ये कंपनी करती क्या है? श्रीराम फाइनेंस वो फाइनेंस करती है छोटे मोटे लोन्स, जैसे ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए, श्रीराम फाइनेंस उनको फाइनेंस करता है। और जो मित्सुबिशी है वो 20% स्टेक की बात कर रहे हैं इस NBFC के अंदर, $2.6 बिलियन में। इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि वो जो बैंक्स हैं बाहर के, वो चाहते हैं कि जो हमारा डीप डाउन द लास्ट माइल का जो आदमी है, उसके साथ वो कनेक्शन लेना चाहते हैं। दे आर ट्रस्टिंग अवर पीपल कि अगर ये लोन देंगे तो ये वापस आएगा। तभी वो बिग सिटी बैंक्स में सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो हमारे जो रियल इकोनॉमी है, लास्ट माइल क्रेडिट वाली, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, आपने कभी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सुना होगा। दे आर बेटिंग ऑन इंडियन ट्रक ड्राइवर्स, ऑन स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स, फार्मर्स, लेडीज, उनको फंडिंग के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। एंड अगर मैंने जापानीज की बात करी है, दुबई की बात करी है, तो आबू धाबी भी पीछे नहीं है। वो एक सम्मान कैपिटल है, 43% स्टेक वो ले रहे हैं, उसमें भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स वो आने वाली हैं। आप पैटर्न देखिए, मिडल ईस्ट, जापान, अमेरिका, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट कैपिटल पूल है, वो सारे के सारे भारत आना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया। गोल्डन एज जिसको हम अमृतकाल का टाइम देते हैं 25 साल का, वो शुरू कर दिया। अब मैंने 2 चीज़ें बता दी आपको कि ये क्यों आ रहे हैं। उनकी मजबूरी है, उनके पास पैसा पड़ा है, लगाने की जगह नहीं है। कौन आ रहा है वो बता दिया। लेकिन व्हाट अबाउट यू, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? आपको क्या फ़ायदा है? जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन की मनी भारत में आएगी तो आपको फ़ायदा कि ये है, आपको लोन और ईजिली मिलना शुरू होगा, क्योंकि बैंकों के पास कैपिटल पड़ा होगा। वो कैपिटल उसको लगाना है कहीं ना कहीं, वो लोन देकर ही वो पैसे बना सकते हैं। जब जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, MSMEs हैं, वो अपने फैक्ट्रीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनको लोन ईजिली मिल जाएगा। साथ में कोई यंग कपल है, वो मकान खरीदना चाहता है, उसको होम लोन चाहिए, उसको क्रेडिट मिलेगा आसानी से। या कोई स्टूडेंट है, या फार्मर है, एंटरप्रेन्योर है, इन सबको पैसे अब आसानी से मिलने शुरू होंगे, क्योंकि जो कैपिटल आएगी वो अमृतकाल को और ज़्यादा फ्यूल अप करेगी। दूसरा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। जो हमारे बैंक्स हैं, जब उसके पीछे एक जायंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बैठा होगा, तो वो और सेफ हो जाएंगे, वो और स्ट्रांगर हो जाएंगे। उसका जो पैसा आप उस बैंकों में रखेंगे वो और ज़्यादा सिक्योर होगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसे वो कंट्रोल करेंगे या रेजिलिएंट बनाएंगे किसी भी आउटसाइड अटैक से। और तीसरा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, वो साथ में लेकर आएंगे, वो पैसे के साथ साथ अपनी एक्सपर्टीज़ भी लेकर आएंगे। कुछ बैंक्स तो इसमें ऐसे हैं जो 100 साल 150 साल पुराने हैं। ये फॉरेन बैंक्स के पास एक सुपीरियर गवर्नेंस का सिस्टम है, ग्लोबल अंडर राइटिंग की एक्सपर्टीज़ है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसको आप स्किप कर दीजिए, बट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके पास एक रिस्क मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है, वो साथ में वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे, वो इंपोर्ट करेंगे भारत में, ताकि जो ग्लोबल नॉलेज है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और उस नॉलेज को वो मर्ज करेंगे भारत की एनर्जी के साथ, हमारे सनातन की वैल्यूज़ के साथ। और फिर हम सीखेंगे कि ग्लोबल बैंक्स बिल्डअप कैसे किए जाते हैं भारत के अंदर बैठकर। और जो सीतारमण जी ने बोला कि हमें अब बैंक नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड क्लास लार्ज बैंक्स चाहिए, वो सपना हमारा पूरा होगा। इसका मतलब है और जॉब्स आएंगे, क्योंकि जब बैंक एक्सपैंड करेगा, हायर करेगा। जब बिजनेसेस को लोन दिया जाएगा, वो हायर करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, एक विशेष सर्कल बनेगा ग्रोथ का, एम्प्लॉयमेंट का।
फॉर आवर यूथ एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। यानी कि बैंक बड़े होने वाले हैं, इंडस्ट्रीज बड़ी होने वाली हैं, हमारी जो ग्लोबल रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ने वाली है। दोस्तों, जैसे जैसे डॉलर भारत पे आएगा इन्वेस्टमेंट्स के साथ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स वो भी बढ़ने वाले हैं। इससे जो हमारा रुपया है वो आज थोड़ा सा वीक हो रहा है, उसके फैक्टर्स कोई और है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमारा जो रुपया है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन वो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो रिस्की मार्केट भारत की बोली जाती थी, आज वो रिस्की नहीं है। आज इन लोगों को बचाने के लिए अब इन्हें भारत की ज़रूरत है। एंड वी आर बिकमिंग अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। फॉलो द मनी, हमेशा बोलता हूँ मैं आपको, प्लीज़ फॉलो द मनी। अगर मनी आपको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है सारी गेम ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। ये छोटी न्यूज़ नहीं है। नाउ वी आर नॉट सेलिंग। आप में से कई बोलेंगे यहाँ पर, सर बैंक बेच दिए। वी आर नॉट सेलिंग, वी आर बाइंग इन। एक वर्ड होता है सेल आउट, एक वर्ड होता है बाई इन। वी आर नॉट सेलिंग आउट अवर एसेट्स, वी आर बाइंग इन। वो कैसे? वी आर बाइंग इन टू द इंडियन स्टोरी। वी मीन्स द वर्ल्ड इज बाइंग इन टू द इंडियन स्टोरी। दे आर प्लेसिंग द बेट्स ऑन अवर फ्यूचर। वो उनको वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। और हम क्या देख रहे हैं? भारत विकसित हो गया, राइजिंग भारत, कॉन्फिडेंट भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर भारत, कॉन्फिडेंट भारत। ये सारी चीज़ें हैं जो दुनिया को दिखती हैं अब। तभी वो अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। हम सिर्फ बैंक नहीं बिल्ड कर रहे दोस्तों, एक फाइनेंशियल फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं जो विकसित भारत को पूरा करेगी। उसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है, और कैपिटल आपके लिए अवेलेबल है। उसको अवेलेबल करने के लिए पहले सिस्टम को क्लीन करना पड़ा। वो क्लीन होने के बाद आपने एक ट्रैक डाला, और उसके ऊपर अब गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के इंजन बाहर से आ रहे हैं। ये है फाइनेंशियल स्टोरी, ये है नेशनल प्राइड का मोमेंट, ये है हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का मोमेंट, जहाँ पर दुबई से लेकर टोक्यो तक, अबू धाबी से लेकर लंदन तक, सारे भारत में वो आना चाहते हैं, हमारी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं। एंड वी इन इंडिया, आई कैन बेट यू, वी डो नॉट इवन नो दिस स्टोरीज। ये कुछ ऐसी स्टोरीज है, मुझे चाइना में बैठकर चाइना के जो थिंक टैंक के लोग हैं वो बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, और हमारा मीडिया बात नहीं करेगा। अब तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, सर आप हमेशा बोलते हो इंडियन मीडिया दिखाता नहीं है, आप प्लीज़ लिखा मत करो, बोला मत करो, हमें बड़ा बुरा लगता है। ओ भैया, आपके बुरा लगने के कारण ही हमारी हालत ये है देश की। जिस दिन आप अपनी आंखें खोल लेंगे, हमारे भारत की जो सेंचुरी है वो शुरू हो जाएगी। ये जो लिखने वाले कमेंट्स वाले लोग होते हैं वो जनरली आपको सेक्युलर हिंदू ही मिलेगा। इसलिए इनको शत शत प्रणाम। आपको तो जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, आपको अल्लाह अकबर और ये जो बोलना चाहिए, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है। क्योंकि आपने एक दिन बंदर वाली टोपी आपने डाल ही लेनी है, और देश में बाकियों को भी डलवाने वाले हैं। दोस्तों, सेक्युलर हिंदुओं को छोड़ो, ये मोमेंट है प्राइड का। मैं आपको कभी बोलता नहीं हूँ शेयर करने के लिए, आज बोलूँगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरी इंडियन हु नीड्स टू नो द रियल स्टोरी ऑफ भारत। जिसको गर्व है अपने देश के लिए, उसको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड दे शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।